यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उस दिन जो है वो हमने किए थे इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसमें था हमारा पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। आज हम करेंगे कि मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखिए, जो इंडिविजुअल को करते हैं वो सारे मार्केट के ही हैं। इसके अलावा दो फैक्टर और हैं जो स्पेशली मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? एन और वाई डी। एन का मतलब होता है पॉपुलेशन का साइज और वाई डी की मतलब होता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, पी एक्स दिया हुआ, पी आर, वाई, टी, ई, ये सारे हमने इंडिविजुअल को किए थे। जो इंडिविजुअल है वो मार्केट क्या बनती है? इंडिविजुअल का समेशन होती है ना। तो जो इंडिविजुअल को करेंगे तो वो मार्केट को करेंगे ही सही। दो फैक्टर और हैं जो मार्केट डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वो है पॉपुलेशन का साइज या नंबर ऑफ बायर्स जिसको हम कहते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी, और जितना पॉपुलेशन का साइज कम होगा उतनी ही डिमांड कम होगी। दूसरा इसमें आता है कंपोजिशन पॉपुलेशन का कैसा है, वो भी इफेक्ट करती है। अगर मान लो फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी जिससे फीमेल यूज करती हैं। ठीक है। दूसरा आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यानी रिच और पुअर के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, रिच और पुअर के बीच में डिमांड जो है, रिच और पुअर के बीच का गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तब डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर हम बात करें, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करता है। जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो लग्जरियस गुड्स की डिमांड ज्यादा करता है। मोर इनकम विल कंसेंट्रेट विद द रिच। अगर इनकम जो है वो रिच पीपल की ज्यादा है। लार्ज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी विल बी पुअर। हमारे देश में 20% जो है वो रिच है, 80% क्या है? पुअर है। तो अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है। रिच पीपल के जो है, अगर रिच पीपल के पास इनकम ज्यादा भी है लेकिन वो डिमांड ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20% लोग जो हैं वो रिच हैं, बाकी 80% लोग क्या होते हैं? पुअर में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है लॉ ऑफ डिमांड। उस दिन जब हमने पहला फैक्टर किया था ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसमें लॉ ऑफ डिमांड सारा समझा दिया था। इसमें अलग से टॉपिक दिया हुआ है तो फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, आपकी रिवीजन हो जाती है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्या है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज विद ए डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी and vice versa. In other words, if there is an inverse relation between quantity demand of commodity and its own price, other things remaining constant. Other things का मतलब क्या है? बाकी सारे determinant। कौन कौन से determinant? P, R, Y, T, E, N, Y, D, ये सारे क्या रहेंगे? constant। सिर्फ प्राइस का हम किसके साथ देखते हैं? डिमांड के साथ। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का उसी गुड की डिमांड के साथ रिलेशन अगर हम देखते हैं तो। ठीक। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट रहने पर डिमांड में और प्राइस में कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है। अब इसको फिर उन्होंने एक टेबल बनाई है और फिर एक डायग्राम बनाया है। ये है टेबल। ये प्राइस दे दिया, देखो 10, 9, 8 प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 100, 150, 200। फिर इसका एक बना दिया डायग्राम। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। फिर आती है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या हैं? देखो, लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ते हैं? प्राइस का पढ़ते हैं, डिमांड के साथ रिलेशन। बाकी सारे फैक्टर क्या मानते हैं हम? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट फैक्टर है वो हमारी क्या बन जाती हैं? अजम्पशंस। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर, there is no change in taste and preferences,
सारी चीजों में हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारी क्या बन जाएंगी, इसकी अजम्पशंस बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक व्हाई मोर ऑफ ए डिमांड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, या व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, 3 मार्क्स का है। बड़े ध्यान से इसको करना कि जो हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इनवर्स रिलेशन क्यों है, तो उसके लिए रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन इसमें दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड के साथ कैसे रिलेटेड है, इस चीज पॉइंट को ध्यान से समझना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है, धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब वो उसकी एडिशनल यूनिट कब खरीदेगा, जब उसके प्राइसेस कम होंगे। क्यों, क्योंकि उसके लिए यूटिलिटी तो डिक्लाइन होगी। सपोज करो आप मार्केट जाते हो, आपकी यूटिलिटी है सिर्फ एक ही टॉप लेना है, तो आप एक टॉप के लिए पैसे लेके जाते हो, लेकिन मार्केट में जाने पर आपको पता चलता है कि जो है एक टॉप जो है अगर हम 2 लेते हैं तो वो 700 के मिलेंगे, एक लेते हैं तो 500 का मिलेगा। तो अब आप क्या सोचते हो, 2 में प्राइसेस कम है, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा कब की, जब आपको 700 में 2 मिले। क्यों, क्योंकि आपकी यूटिलिटी तो डिक्लाइन हो चुकी है, आपके पास ऑलरेडी इनफ टॉप है, तो आपको 2 लेने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ये तो प्राइसेस कम थे, इसलिए डिमांड हमने क्या की, ज्यादा की। ठीक है, तो पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इसमें आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। बायर की रियल इनकम चेंज हो जाती है। रियल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है बेटे, जब मनी इनकम होती है उसको प्राइसेस से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, रियल इनकम आती है। अब इसको ब्लैक बोर्ड पर जो है एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, मनी इनकम और रियल इनकम को। देखिए कैसे, मनी इनकम एम बाय डिवाइड बाय पी। मान लो किसी की इनकम 1000 थी और प्राइसेस थे 10 रुपए, तो वो कितनी कमोडिटी यूनिट खरीद रहा था, 100 यूनिट खरीद पा रहा था। ठीक है, अब सपोज करो प्राइसेस जो है, मनी इनकम है उसकी 1000, मनी इनकम को प्राइस से डिवाइड किया तो क्या आ गई, रियल इनकम, यानी उसकी रियल परचेजिंग पावर उस टाइम पर कितनी थी, 100 यूनिट खरीद रहा था। सपोज करो प्राइसेस 10 से बढ़कर 20 हो जाते हैं, अब कितनी यूनिट परचेज कर पाएगा, 50, यानी कि अब उसकी रियल इनकम जो है वो कितनी होगी, 50। पहले कितनी यूनिट ले रहा था, 100, अब कितनी यूनिट परचेज कर पा रहा है, 50। सॉरी, ये 58 दिख रहा होगा आपको, 50 यूनिट परचेज कर पा रहा है ना। तो प्राइसेस बढ़ने से रियल इनकम क्या होगी उसकी, कम। रियल इनकम मींस परचेजिंग पावर, पहले 100 यूनिट की थी परचेजिंग पावर, अब 50 यूनिट की परचेजिंग पावर रहेगी। फर्दर सपोज करो रियल इनकम जो, अरे ना मैसेज की नोटिफिकेशन नहीं जाती, मनी इनकम उसकी 1000 है, प्राइसेस कम होके 5 रुपए हो जाते हैं। अब देखो, अब वो कितनी यूनिट परचेज कर पाएगा, कितनी परचेज कर रहा है, 200। पहले कितनी कर रहा था, 100, प्राइसेस बढ़ गए तो 50, प्राइसेस कम हो गए तो 200, यानी कि प्राइसेस बढ़ने से रियल इनकम कम होगी, डिमांड क्या हो गई, कम, और प्राइसेस कम होने से रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो ये हो गए 200 हो गए। ठीक है, तो ये है रियल इनकम, और इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको कहते हैं रियल इनकम इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का हम पढ़ ही चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में उसने क्या कहा है, ध्यान से समझो।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जब एक की जगह पर दूसरे को रिप्लेस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं? व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल, एक्स कमोडिटी के प्राइसेस अगर फॉल हो जाते हैं वो क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है कंपैरिजन टू वाई। पेप्सी और कोक है, अगर पेप्सी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या होगा? कोक के कंपैरिजन में पेप्सी सस्ती हो गई। अब क्या होगा? x इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर y। अब क्या करेंगे? x को सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह पर, जिससे क्या होगा? डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप, जब किसी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उसे लिमिटेड लोग ही खरीद पाते हैं। जैसे मोबाइल फोन, पहले बहुत कम लोग परचेज कर पाते थे। क्यों? क्योंकि महंगे होते थे। लेकिन अब क्या है? अब मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं तो एक रिक्शा वाले के पास, सब्जी वाले के पास, काम वाली बाई के पास, सबके पास फोन मिलेगा। तो कंज्यूमर का ग्रुप क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन कब हुआ? जब प्राइसेस कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डिफरेंट यूजेस। कहते हैं एक गुड के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? बहुत सारी चीजों में किया जाता है। दही बनाओ, चीज बनाओ, बटर बनाओ। अगर इसके मिल्क के प्राइसेस कम होते हैं तो आप दूध को डिफरेंट यूजेस में करोगे। लेकिन अगर इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो आप इसकी डिमांड कम कर दोगे, लिमिटेड ही रखोगे। चाय के लिए या दूध पीने के लिए ही लिया जाएगा। कोई घी, मक्खन या पनीर या दही या फिर रबड़ी, कुल्फी, वट जो भी है, इन चीजों को बनाने में आप उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सिलेबस में से टॉपिक काफी सालों से कटता है, लेकिन हम ये करवाते किस लिए हैं? क्योंकि इसमें ना एक टॉपिक दिया होता है गिवन गुड्स, वो डेफिनेशन के लिए हम ये टॉपिक करवाते हैं। तो मैं ये टॉपिक आपको करवा रही हूँ। ठीक है, हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली ये नहीं दिया हुआ। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? पहले तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन का मतलब क्या है? देखो, जब हम कोई बात कहते हैं उसके अपोजिट कुछ होता है तो हम एक लाइन बोलते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कहते हैं ना कि हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, यानी कि उसके विपरीत जाना। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने कहा कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन वो कहता है इसका एक्सेप्शन भी है कि जरूरी नहीं है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हो। प्राइस और डिमांड में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है। कैसे होता है, कब होता है? तो उसने 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले उसने बताया है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रोफेसर वेबलिन जो है उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या होता है कि ऐसी चीजें जिससे समाज में हमारी रेपुटेशन बढ़ती है उनकी डिमांड तभी हाई होती है जब उसके प्राइसेस हाई होते हैं। अगर उनके प्राइसेस कम होते हैं तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। गोल्ड की डिमांड क्यों ज्यादा है? डायमंड की डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके प्राइसेस हाई हैं। वाटर जो है वो नेचर से फ्री में अवेलेबल होता है और वाटर सबसे ज्यादा जरूरी है जीने के लिए, लेकिन फिर भी वाटर पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता जितना गोल्ड पे, डायमंड की ज्वेलरी वगैरह पे, कार वगैरह होगी, इन पर खर्च करते हैं। क्यों? इससे हमारी समाज में रेपुटेशन बनती है। फोन तो सभी तरह के हैं, चाइनीज फोन भी अवेलेबल होते हैं जो 5,000 10,000 में सारी फीचर देते हैं, लेकिन लोग आईफोन के लिए क्रेज क्यों रखते हैं? आईफोन कितना महंगा आता है, मिनिमम 60,000 70,000 का आता है। और उस 60-70 हजार से है तो वो नहीं, लेकिन उससे क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। हाँ जी, सामने वाले के पास आईफोन है, तो ये क्या है? आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। जितने प्राइसेस हाई होते हैं उतनी ही उस गुड की डिमांड भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आता है बेटे गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या होती हैं उसको ध्यान से समझो। गिवन गुड क्या है? देखो, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स क्या होती हैं? हाईली इंफीरियर गुड्स होती हैं। और क्या होते हैं? शोइंग ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जिस पर इनकम का इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। यानी कि जब इन गुड्स के प्राइसेस फॉल होते हैं
ठीक है, इनकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, और जब इन गुड्स के प्राइसेस हाई होते हैं तो डिमांड भी हाई हो जाती है। इसको गिफन का पैराडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है गिफन गुड्स। देखो, एक होती है इंफीरियर, अब यहाँ पर कंसेप्ट समझो। एक होती है इंफीरियर गुड्स, एक होती है गिफन गुड्स। दोनों में क्या फर्क है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। दोनों में ही इनकम इफेक्ट जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात रही प्राइस इफेक्ट की, तो इंफीरियर गुड्स जो है उसमें प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो भी सकता है और मे नॉट भी, पॉजिटिव नहीं भी हो सकता। लेकिन जो आपकी गिवन गुड्स है उसमें हमेशा प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। याद रखना, मेन डिफरेंस क्या है दोनों गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में, क्या है कि इनकम इफेक्ट दोनों में ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जो प्राइस इफेक्ट है वो इंफीरियर गुड्स में पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये था गिवन गुड्स जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इरेशनल जजमेंट। जो 90% हम बेवकूफी करते हैं, हम किसी चीज की क्वालिटी को उसके प्राइसेस से जज करते हैं। अगर वो चीज महंगी है तो हम सोचते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है, और अगर वो महंगी नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप मार्केट में जाते हो, एक ब्रांडेड शोरूम है और एक बाहर किसी की नई शॉप है, दोनों ही सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड वाला जो है आपको वो देता है 700 की चीज, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, और जो ब्रांड का नहीं है वो आपको दे रहा है 400 की, और सेम चीज दे रहे हैं दोनों। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो 700 ले रहा है तो जरूर क्यों उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बाहर मार्केट में जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, एक रेडी वाला कहता है जी केले 50 रुपए दर्जन है, दूसरा कहता है 40 रुपए दर्जन है। तो आपको लगता है जो 50 वाला है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जो 40 वाले है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ से जब हम हाई प्राइसेस से क्वालिटी को जज करते हैं तो ये जजमेंट जो होती है वो क्या होती है, इरेशनल हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से जो हाई प्राइस वाली चीजें होती है फिर उसकी डिमांड हम ज्यादा कर लेते हैं। 50 रुपए वाले केले 2 दर्जन ले लेंगे, 40 रुपए वालों की डिमांड हमने क्या कर दी, कम कर दी। तो जो ये एक्सेप्शन होते हैं इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे बनेगा बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा, पॉजिटिव स्लोप वाला। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव वाला होता है। लेकिन अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन ये कब बनता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब अगला जो टॉपिक आता है बेटे, नोटबुक और पेन अपने सभी हाथ में लेके बैठो। मैं कुछ डिफरेंस के पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, उसको आपने करना है। पहले समझा रही हूँ, तब तक अपनी नोटबुक और पेन जो है वो अरेंज करके रखो, फिर ब्लैक बोर्ड पे डिफरेंस लिखवाऊंगी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दो नहीं, इसमें से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। और चौथा क्वेश्चन होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक टॉपिक में से आपके 4 क्वेश्चन कवर अप होके चलते हैं। तो सबसे पहले तो
चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है उसको समझो। मूवमेंट या शिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है उसको समझो। मूवमेंट क्या होता है, जब हम एक ही डिमांड कर्व पर, ये हमारा डिमांड कर्व है, या तो हम इस पॉइंट पर हैं या हम इस पॉइंट पर हैं, तो जब एक ही डिमांड ए से बी या बी से ए, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सेम डिमांड कर्व पर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। इसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। और शिफ्टिंग क्या होती है, जब आपका डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड D1 D1 या लेफ्टवर्ड D2 D2, जब इस तरह से राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पर ऊपर या नीचे जाते हैं तो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व या तो राइट में या लेफ्ट में नया बन जाता है तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब मूवमेंट और शिफ्टिंग क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, या डिमांड और क्वांटिटी डिमांड जो है चेंज, उसमें क्या है। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन आया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, शब्द दिया हुआ था चेंज, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इस चेंज वर्ड को तो ध्यान नहीं दिया, सीधा क्या लिख दिया, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड की जो डेफिनेशन थी ना स्टार्टिंग में कराई थी कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी खरीदता है तो डिमांड हो जाती है, एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदता है तो क्वांटिटी डिमांड हो जाती है, बताई थी ना ये चीज। वही गलती जो है वो बच्चे इस क्वेश्चन में कर जाते हैं, नहीं बेटे इसमें डिमांड और क्वांटिटी डिमांड वर्ड के साथ चेंज लिखा हुआ है, तो ये एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए उसको उसके साथ मिक्स मत करके, मतलब वही वाला क्वेश्चन मत लिखाना। मूवमेंट आपको बता दिया कि जब प्राइस के साथ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो उन्होंने दिया हुआ है इधर पूरा फ्लो चार्ट बना के, मैप बना के आपको बताया गया है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है, चेंज इन डिमांड शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। मूवमेंट के दो पार्ट बताए हैं उसने, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और शिफ्टिंग के भी बताए हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दो पार्ट बताए हैं। मूवमेंट कब होता है, जब सिर्फ ऑन प्राइसेस चेंज होते हैं, सिर्फ उसी गुड्स के प्राइसेस के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। आई होप आपने नोटबुक और पेन सबने जो है वो निकाल ली होगी। अब देखो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ डिमांड करो। अब मूवमेंट दो तरह का है, सबसे पहले इसमें आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन क्या होती है कि जब ऑन प्राइसेस की फॉल होने से डिमांड जो है वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कैसे, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। जब प्राइसेस 5 थे तो डिमांड थी 1, जब प्राइसेस कम होकर 1 हो गए डिमांड होगी 5, प्राइसेस के कम होने से डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या कहलाता है, इसको डायग्राम में भी देखते हैं, ओ एक्स वाई, यहाँ प्राइस यहाँ क्वांटिटी। जब प्राइसेस 5 हैं तो डिमांड हो रही है 1 की, तो ये आ गया पहला पॉइंट। और जब प्राइसेस कम होकर 1 हो गए तो डिमांड हो गई 5 की, ये आ गया दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को हम कर देंगे ज्वाइन।
ठीक है, कैसा हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ ना। क्यों, क्या हो गई डिमांड, एक यहाँ थी 5 यहाँ होगी, बढ़ गई 1 से 5, तो कैसा मूवमेंट हुआ, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी, तो ए से बी की तरफ मूवमेंट हुआ, तो ए से बी का जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ ना, ए से बी पर आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा इसमें आता है बेटे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी मूवमेंट के ही सारे कर रहे हैं हम, 2 पार्ट है ना मूवमेंट के, वो समझा रही हूँ। दूसरा इसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब ऑन प्राइसेस के राइज होने की वजह से डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कैसे, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, जब प्राइसेस 1 थे तो डिमांड थी 5 की, प्राइसेस बढ़कर 5 हो गई, डिमांड हो गई 1 की। देखो प्राइसेस हो गया इंक्रीज, डिमांड हो गई डिक्रीज, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व कैसे बनेगा, देखो जब प्राइस है 1, ये प्राइस 1 और डिमांड है 5, ये आपका 5, जब प्राइसेस 5 हो गई, डिमांड होगी 1 की, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ए, अब ये पॉइंट बी। अब कैसा मूवमेंट हुआ, यहां से यहां गए ना, तो कैसा मूवमेंट हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया। कैसा हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया। ठीक, ये क्या कहलाता है, अपवर्ड मूवमेंट। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक, फिर इसमें आता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट तो हो गया, अब अगला टॉपिक आता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब शिफ्टिंग क्या है भाई, जब अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ, प्राइसेस क्या रहे, कांस्टेंट, प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब शिफ्टिंग कैसे होती है भाई, वो देखो जरा। अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो बेटे, इसको शिफ्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको, चेंज इन डिमांड। ठीक है, शिफ्टिंग और चेंज इन डिमांड दो इसके हैं, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो डिमांड में इंक्रीज कब होता है, अब एक एक अदर फैक्टर जो है उसको रिकैप्चुलेट करते जाएंगे और उसके कॉजेज बनाते जाएंगे। डिमांड कब इंक्रीज होती है भाई, अदर फैक्टर्स में। सबसे पहले अदर फैक्टर्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर पेप्सी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो पूरक वस्तुएं होती हैं हमारी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं, अगर कार के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तीसरा, इनकम अगर चेंज हो जाती है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है भाई,
नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर, इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर। बायर की अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बायर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन इनकम ऑफ बायर, तो क्या होगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर बायर की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अगर बायर की इनकम डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज होता है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्यूचर में अगर प्राइसेस के हाई की एक्सपेक्टेशन है तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हैं सारे इसके कॉजेज, जो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड है ये सारे। इसी के रिवर्स में चलेंगे डिक्रीज की इन डिमांड के। पहले इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बना देती हूँ, फिर वो करेंगे हम। ठीक है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड में देखो, प्राइसेस तो क्या रहते हैं इसमें आपके, कांस्टेंट रहते हैं ना, अदर फैक्टर्स चेंज हुआ। क्वांटिटी डिमांड सपोज करो पहले 10 थी, अब बढ़कर 30 हो गई, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये प्राइस ये क्वांटिटी, प्राइसेस 10 थे तो डिमांड थी 10 की, ये आ गया। फिर प्राइसेस 10 हैं लेकिन डिमांड कितनी हो गई है, 30, 10 से सीधा क्या होगी 30, तो एक पॉइंट आ गया आपका ये वाला। अब 2 पॉइंट हो गए, एक ये डिमांड कर्व बन गया और एक आपका ये डिमांड कर्व बन गया, सॉरी एक आपका ये बन गया D1 D1। अब ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, प्राइसेस सेम और क्वांटिटी बढ़ गई। क्यों, प्राइसेस तो इसमें चेंज ही नहीं होते, प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। तो ये डिमांड जो 30 हुई है ये किस वजह से हुई है, अदर फैक्टर्स की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, सब्स्टिट्यूट गुड्स के, कंज्यूमर की इनकम की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से ये डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ये टेबल और ये इसका डायग्राम। अब करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, जो चीजें इंक्रीज थी वो डिक्रीज हो जाएंगी, जो डिक्रीज थी वो कॉजेज ऑफ इंक्रीज था ना ये, अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में पहले क्या था, उसमें प्राइसेस इंक्रीज होते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स के, इसमें प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर पेप्सी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो कोक की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज कर दें, अगर कारों का प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कार महंगी होगी, जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें रिवर्स चलेगा, इनकम अगर कंज्यूमर की जो सॉरी बायर की इनकम, या कहाँ कंज्यूमर ही तो कहते हैं, बायर या कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इनकम बायर की जो है वो हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अगर इनकम बायर की जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और इंफीरियर गुड्स की डिमांड उस सिचुएशन में बढ़ जाएगी। फेवरेबल चेंज नहीं होता, फेवरेबल होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, अनफेवरेबल चेंज हो गया, अनफेवरेबल तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और फ्यूचर में प्राइस के फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है तब भी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे कॉजेज ऑफ
डिक्रीज इन डिमांड बन जाता है आपका। नेक्स्ट इसमें आता है आपका टॉपिक फिर अगला, इसको डायग्राम और शेड्यूल बना के करवा देती हूँ। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस इज सेम 10 पे 10, डिमांड जो है पहले 10 थी, अब कम होकर होगी 5। डायग्राम देखो, प्राइस इज 10 तो डिमांड 10, एक ये बन गया, और प्राइसेस तो सेम है 10 के 10, और डिमांड जो है वो क्या होगी अब 5 होगी, ये पॉइंट आ गया। अब एक डिमांड कर्व बन गया ये, और एक डिमांड कर्व बन गया आपका ये वाला, तो ये क्या हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, तो ये है डिक्रीज इन डिमांड, और ये सारा हम क्या कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। शिफ्टिंग में क्या होता है प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर्स सारे ये हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, अनफेवरेबल चेंजेस, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस फॉल। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब जो आगे टॉपिक है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि ये जो हमने सारे किए हैं उसको डायग्राम से आपको समझाया गया है। ठीक है, डायग्राम से उन्होंने कैसे समझाया आपको कि अगर जो है कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स पे उसका इफेक्ट बताइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तब उसका इफेक्ट बताइए। देखिए अभी एक बार बुक को चेक कर लीजिए, मूवमेंट हो गया, शिफ्टिंग हो गई, एक्सटेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ इंक्रीज, कॉजेज ऑफ डिक्रीज हो गई, फिर इसके बाद आता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में वो आपको ये बताता है एक गुड के प्राइस का दूसरे की डिमांड, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बाकी सारा इन्होंने जो आगे शो किया हुआ है वो डायग्राम से ही शो किया हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाया गया है, चाहे वो नॉर्मल गुड्स और इंटीरियर गुड्स का है, सारे डायग्राम में ही है। तो एक बार डायग्राम से ही मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मान लो पहले वो कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, किसके सब्स्टिट्यूट गुड्स, एसजी लिख रही हूँ, सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, यानी टी और कॉफी, मान लो दो सब्स्टिट्यूट है, अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी तो कॉफी का डिमांड कर्व क्या होगा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, फॉल हो जाते हैं, ये डिमांड कर्व था, अब क्या होगा अगर टी के प्राइसेस जो हैं वो फॉल हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी फॉल हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया D1 D1, ये राइटवर्ड शिफ्ट था, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसी तरह से फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी उसने इंक्रीज और डिक्रीज का आपको दिखाया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन सी भाई, कार और पेट्रोल। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, अगर कार के प्राइस फॉल हो जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर कार के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, इसी तरह से बाकी सारे भी दिखाए गए हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सिर्फ ये डायग्राम से आपको शिफ्टिंग जो है डायग्राम की वो समझाई गई है, जो कि थ्योरी में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, तो इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, D1 D1 हो गई। ठीक है, और अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, D1 D1 हो गया। सारे इसी तरह से आपको समझाए गए हैं। इसी के साथ आज जो है ये चैप्टर जो है वो आपका डिमांड वाला होता है कंप्लीट। अब इस पूरे चैप्टर के मैंने 3 पार्ट्स में आपको वीडियो भेजे हैं, 1 और 2 भेज चुकी हूँ, आज तीसरा जो है वो अपलोड कर देंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर करेंगे हम
नेक्स्ट चैप्टर। जो वीडियो भेजे जा रहे हैं उसको साथ के साथ किया करो बेटे, अपने लिए ही काम बढ़ाओगे नहीं करोगे तो।